बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और एचपीआर होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एचपीवाई होल्डिंग पीरियड यील्ड को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड आउट होता है। आज हम रिटर्न और रिस्क पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो रिटर्न की सबसे पहले हम रिटर्न से स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न एक नेट गेन या लॉस होता है एक इन्वेस्टमेंट पे ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनिशियल कास्ट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, ये बेसिकली एक रेट ऑफ रिटर्न एक परसेंटेज में होता है। एचपीआर जो होता है उसको हम रेट ऑफ रिटर्न इसलिए उस तरह से नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ एक होल वैल्यू में बता रहा होता है, लेकिन जब हम उसको एचपीवाई फाइंड करते हैं तो वो बेसिकली यील्ड रिटर्न के मानों में आता है। तो वो रेट ऑफ रिटर्न वो गेन या लॉस होता है जो कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे परसेंटेज में हम उसको फाइंड करते हैं। आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि रिटर्न के भी टाइप होते हैं। जिस तरह एक रिटर्न है जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न और एक रिटर्न है जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो करंट पीरियड पे कोई रिटर्न नहीं होता, या तो वो रिटर्न जो आपने ऑलरेडी गेन किया होता है जिसको हम हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, या वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि एक्सपेक्टेड है हम फ्यूचर में अर्न करेंगे तो उसको हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो रिटर्न के दो मेन टाइप, हिस्टोरिकल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हम आज डिस्कस करेंगे। आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि हमारा फोकस आज एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, लेकिन साथ साथ हम हिस्टोरिकल रिटर्न की भी बात करते रहेंगे यहाँ मौका होगा उसका। तो जो दूसरा कंसेप्ट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वो है रिस्क। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी दैट एन इन्वेस्टमेंट विल अर्न इट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखें, जो रिस्क है उसका ताल्लुक भी बेसिकली रिटर्न से है। रिटर्न में हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज को डिस्कस किया है। तो जो एवरेज रिटर्न है अगर हम वो अर्न करते हैं तो इसका मतलब है हमारा रिस्क कम है। जैसे जैसे हमारा रिटर्न एवरेज से दूर होता चला जाए या कम हो या ज़्यादा हो तो हम कहते हैं उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, डेविएशन या वेरिएशन ज़्यादा है, और ये सारे टर्म बेसिकली लीड करते हैं टूवर्ड्स रिस्क। तो रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी दैट एन इन्वेस्टमेंट विल अर्न इट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वो अनसर्टेनिटी कि हम अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो रिस्क कहलाता है, और वो बेसिकली डेविएशन और वेरिएशन होता है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एवरेज रिटर्न 10% है, तो अगर हमारा रिटर्न 10% से कम हो या ज़्यादा हो, ये बेसिकली रिस्क होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्क होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। हम आगे भी इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो रेट ऑफ रिटर्न है उसकी तरफ हम वापस आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिटर्न के दो टाइप हैं, रिटर्न के दो टाइप्स हैं, एक हिस्टोरिकल है और एक फ्यूचर या एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो हिस्टोरिकल रिटर्न में प्रोबेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सिर्फ वहाँ है यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी वहाँ पे होता है, यहाँ पे हम फ्यूचर को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कल क्या होगा ये कंफर्म नहीं है, हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता। तो जब हम कहते हैं कि हमारा फ्यूचर रिटर्न इतना होगा तो बेसिकली हम वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू उसको मेजर कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी इज अ लाइकलीहुड ऑफ एन आउटकम, कि ये आउटकम की क्या पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बता रही होती है कि लाइकलीहुड क्या है एक आउटकम की। अगर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब है हम 100% श्योर हैं कि ये आउटकम अकर होगा, और अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 है तो हम श्योर हैं कि ये इवेंट अकर नहीं होगा। तो ये वर्टिकल में हमें प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के इन बिटवीन, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के इन बिटवीन होता है। 1 का मतलब है हम श्योर हैं कि इवेंट अकर होगा, और 0 का मतलब है हम श्योर हैं कि इवेंट अकर नहीं होगा। तो बीच में जितना होगा तो उसकी उस प्रोबेबिलिटी के लिहाज से हम उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ जो एग्जांपल दिखाया गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि हमारा रिटर्न 5% होगा। तो ये फ्यूचर के बारे में हम आल्दो के प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इतने श्योर हैं कि ये इवेंट हर हाल में इंशाल्लाह अकर होगा। तो ये हमेशा 1 नहीं होता, लेकिन हम अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, देखो यहाँ पे 3 इन्वेस्टमेंट हैं, इन्वेस्टमेंट है, एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है, उसके 3 पॉसिबल रिटर्न है। हम श्योर नहीं है कि हमारा रिटर्न कितना होगा। हम ऑलमोस्ट 70% हमारी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि हमारा रिटर्न 10% होगा, और 15% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा रिटर्न -20% होगा,
और 15% ही प्रोबेबिलिटी है कि हमारा रिटर्न 15% होगा। तो हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें तो वो 1 के इक्वल आते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल आते हैं। 15, 15, 30, 70, 1, तो मिल के ये 1 बनाते हैं। तो आगे हम चलकर ये देखेंगे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट के जो 3 पॉसिबल रिटर्न हैं उनसे हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं। यही बेसिकली आज का लेक्चर, और फिर इस पे हम रिस्क भी फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल उससे मिलता जुलता कि कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट जिसके 10 पॉसिबल रिटर्न है। अब देखो पॉसिबल रिटर्न को सेम रखा है, पॉसिबल रिटर्न को सेम रखा है, सॉरी प्रोबेबिलिटी को सेम रखा है, पॉसिबल रिटर्न चेंज हो रहे हैं। ये बेसिकली वर्टिकली प्रोबेबिलिटी बता रहा है और हॉरिजॉन्टली रिटर्न बता रहे हैं। तो रिटर्न 40% है, -40% है, उसकी प्रोबेबिलिटी 10 है। रिटर्न -30% है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 10 है। रिटर्न -20% है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 10% है। तो ये सारे 10 आउटकम्स हैं -40 से +40 तक, और उनकी प्रोबेबिलिटी सबकी 10% है। हम 10% प्रोबेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको भी मिला तो इनका टोटल भी 1 बनता है, या आप कह सकते हैं 100 बनता है। तो इसका भी हम फ्यूचर के बारे में अनसर्टेन है, इसलिए इतने सारे प्रोबेबिलिटीज गिवन है। और प्रोबेबिलिटी और पॉसिबल रिटर्न, ये पॉसिबल रिटर्न है और ये प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों की मदद से ही बेसिकली हम अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न इनटू पॉसिबल रिटर्न। ये समेशन है, इसका मतलब एडिशन है। समेशन i = 1 to n, मतलब जितने भी आउटकम्स हैं हमारे, जितने भी पॉसिबल रिटर्न हैं, अगर पॉसिबल रिटर्न 3 है तो ये n 3 होगा। पॉसिबल रिटर्न अगर 10 है तो ये n 10 होगा। तो हर प्रोबेबिलिटी और उसका उसी पॉसिबल रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको ऐड करते जाएंगे। जो भी पॉसिबल रिटर्न होता है, पॉसिबल रिटर्न का मतलब श्योर हम नहीं है, जब हम श्योर नहीं है तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो हर पॉसिबल रिटर्न को हम उसके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करते चले जाएंगे, तो वो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बनता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू P1 R1 प्लस P2 R2 प्लस अप टू सो ऑन Pn Rn। मतलब अगर 3 है तो ये बीच में डॉट्स की जरूरत नहीं है, अगर 5 है तो इसका मतलब है बीच में हमने 2 P3 R3 और P4 R4 हमने इसको विदड्रॉ किया और यहाँ पे डॉट डॉट लगा, इसका मतलब है अप टू Pn Rn है। तो इसको अगर हम शॉर्टली लिखें तो समेशन i = 1 to n Pi Ri, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न इनटू पॉसिबल रिटर्न। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्यूचर या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली कैलकुलेट होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक हमारा हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। तो हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न में भी हम एवरेज, ये बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, फ्यूचर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना चाहें तो हम सिंपली जितने भी रिटर्न है Rn समेशन Rn डिवाइडेड बाई n, तो उसको हम सिंपली ऐड करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा रिटर्न 10% था, 15% था, 20% था, तो 10 + 15 + 20 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा एवरेज 15% रिटर्न आएगा, सिर्फ उसके हिस्टोरिकल के केस में। एक्सपेक्टेड केस में हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। और रेट ऑफ रिटर्न अगर हमने फाइंड किया, ये रेट ऑफ रिटर्न अगर हमने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास अगर मैं इस एग्जांपल को जो 10 और 20% और 15% वाले एग्जांपल को अगर मैं शार्ट करूं कि 50% प्रोबेबिलिटी है हमारा रिटर्न 10% होगा और 50% प्रोबेबिलिटी है हमारा रिटर्न 20% होगा। तो इस सूरत में हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, आप कैलकुलेट करके देख लें, ये बेसिकली 15% हो जाएगा। तो 10% और 20%, 50% दोनों की प्रोबेबिलिटी है, तो हम मिडिल में आ जाते हैं कि हमारा रिटर्न एवरेज रिटर्न 15% होगा। अब इस 15% रिटर्न जो हमने कैलकुलेट किया, जिसको हम कह रहे हैं कि पॉसिबल रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, तो ये 10 और 20%, 50% के प्रोबेबिलिटी के साथ जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एवरेज रिटर्न या फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है। लेकिन ये 50% भी श्योर नहीं है, ये तो हमारा एक्सपेक्टेड है, तो इसमें भी रिस्क है, इसमें भी डेविएशन और वेरिएशन है। हमारे एवरेज से, हमारे मीन से, हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएशन और वेरिएशन बेसिकली रिस्क कहलाता है। तो उसको हम आगे इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो वेरिएंस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी इनटू पॉसिबल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न स्क्वायर, इन दोनों का पॉसिबल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, इसका समेशन है।
तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n pi इंटू आर आई रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न एक होगा, तो इसका स्क्वायर लेंगे। लेकिन बेसिकली हम वेरिएंस में इंटरेस्टेड नहीं है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन में इंटरेस्टेड हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, जो कि डेविएशन और वेरिएशन ऑफ मीन कैलकुलेट होगा उससे। तो अगर हम मेजरिंग द रिस्क उसमें इसमें मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा। अगर हम पिछले एग्जाम्पल को देखें, आप अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा रिटर्न 10% होगा और 50% प्रोबेबिलिटी है हमारा रिटर्न 20% होगा, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% आएगा। और उसको अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो 10 माइनस 15 स्क्वायर इंटू 0.5, तो प्लस दोबारा करेंगे इसको रिपीट करके, तो उनको ऐड करके स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे, तो हमारा रिजल्ट इस केस में 5% आएगा। अब 5% का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 5% रिस्क है। ये 5% रिस्क होने का क्या मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उसमें डेविएशन और वेरिएशन 5% है। डेविएशन और वेरिएशन 5% है। कैसे 5% है कि ये कम, अगर कम होगा तो ये 10% जाएगा और अगर ज़्यादा होगा तो 20%, क्योंकि हमारा एवरेज 15 है, तो 15 से कम 5% और 15 से ज़्यादा 5%। तो इसके इन बिटवीन वो मूव कर सकता है और इससे आगे बाहर नहीं जा सकता, तो इसलिए हम उसको रिस्क कहते हैं। वैसे इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि हम 90% श्योर हैं कि हमारा रिटर्न 15% होगा, लेकिन 5% हमें श्योरिटी नहीं है, तो इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहे हैं कि उसका रिटर्न और उसका रिस्क। अब बेसिकली अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हैं और उनके रिटर्न भी हैं हमारे पास और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हैं, तो हम उनकी बुनियाद पे डिसाइड कभी कभी तो कर सकते हैं। अगर सेम रिस्क है दोनों का तो हम हायर रिटर्न को प्रेफर करेंगे, अगर सेम रिटर्न है तो हम लोअर रिस्क वाले को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर स्टॉक दो हैं, ए और बी है, ए का रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क कम है, बी का रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न कम है, तो ऑफ कोर्स हम ए को प्रेफर करेंगे। लेकिन इन तीनों सिचुएशन, इक्वल रिस्क हायर रिटर्न, इक्वल रिटर्न लोअर रिस्क, तीसरा ऑप्शन है हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क, तो इस सूरत हाल में हम डिसीजन आराम से ले सकते हैं। लेकिन जो चौथी कंडीशन है जिसमें हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न, अब इसमें डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है। इसमें बेसिकली तो एक तो वो यूटिलिटी कर्व बता सकती है कि मैं रिस्क टेकर हूँ तो मैं हाई रिस्क वाले की तरफ जाऊँगा, हायर रिटर्न में प्रेफर कर रहा होता हूँ। और अगर कोई रिस्क अवर्स है, कोई रिस्क टेकर नहीं है, उसके लिए वो लोअर रिस्क लेगा ताकि उसको लोअर रेट ऑफ रिटर्न मिले, पे राजी होगा ताकि उसका रिस्क लोअर हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि बेसिकली कौन सा इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है। जो मैयर है रिस्क कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमें बताती है, ये है रिलेटिव मैयर ऑफ रिस्क। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए मैयर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी दैट इंडिकेट रिस्क पर यूनिट रिटर्न। तो ये सिर्फ ये बताती है कि रिस्क पर यूनिट रिटर्न किस में कम है, किस में ज़्यादा है। तो रिस्क पर यूनिट रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जो है एक्सपेक्टेड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बताता है रिस्क पर यूनिट रिटर्न, तो एक यूनिट रिटर्न पे हमें कितना रिस्क लेना पड़ रहा है। तो लोअर द रिस्क पर यूनिट रिटर्न इज द बेटर द इन्वेस्टमेंट। जिसमें भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो रिजल्ट कम आएगा, इसका मतलब है लेस रिस्क पर यूनिट रिटर्न है। तो जिसमें दो इन्वेस्टमेंट में, तीन इन्वेस्टमेंट में, चार इन्वेस्टमेंट में जिसमें लोअर होगा ये वैल्यू, इसका मतलब है लोअर रिस्क पर यूनिट रिटर्न है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। और इसके बाद हम पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन इसको हम डिटेल में तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन और कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पोर्टफोलियो इज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एसेट्स। 2 या 2 से ज़्यादा एसेट्स इन्वेस्टमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो पोर्टफोलियो बन जाता है। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर हम 2 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमने पोर्टफोलियो बनाया है, 3 में कर रहे हैं तो हमने पोर्टफोलियो बनाया है। तो एक से ज़्यादा जब हम इन्वेस्टमेंट की, एसेट की या किसी भी चीज़ की कम्बिनेशन बना लेते हैं तो वो एक पोर्टफोलियो बन जाता है बेसिकली। और पोर्टफोलियो हम आगे चलकर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे
It never mean or it never guarantee minimization of risk. It's combination of two or more assets. लेकिन diversification का मतलब है कि combination of two or more assets in a way that it will decrease your risk. So portfolio और diversification हम इनको अगले lectures में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे. द मीन हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड एज वेटेड एवरेज ऑफ एचपीवाईज ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो. जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो के, उनका वेटेड एवरेज रिटर्न, उनका वेटेड एवरेज एचपीवाई लेना बेसिकली पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है. तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एसेट्स विद वेटेड एवरेज. जब हम दो या दो से ज्यादा हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है उसका हम वेटेड एवरेज लेंगे तो वो हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न कहलाएगा, हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहलाएगा. यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये कंप्यूटेशन ऑफ एचपीवाई ऑफ अ पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो के एचपीवाई के कंप्यूटेशन को हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. स्टॉक ए है, स्टॉक बी है, स्टॉक सी है. तो स्टॉक ए के हमारे पास 1 लाख शेयर हैं, स्टॉक बी के 2 लाख शेयर हैं और स्टॉक सी के हमारे पास 5 लाख शेयर हैं. और इनकी बिगिनिंग प्राइस स्टॉक ए का $10 है, बी का $20 है और सी का $30 है. तो बिगिनिंग मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाई शेयर. तो ये 1 मिलियन, ये 4 मिलियन और ये 15 मिलियन हो गया. और हमारा बिगिनिंग मार्केट वैल्यू टोटल 20 मिलियन है, $20 मिलियन. और कुछ अरसे के बाद अब अगर इस प्राइस की, इसकी प्राइस ये 12 हो जाता है डॉलर और ये 21 होता है और ये 33 हो जाता है, तो एंडिंग मार्केट वैल्यू भी हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे. एंडिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21.9 मिलियन हो गया. 20 से 21.9 मिलियन बन गए. और एचपीआर हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, एंडिंग डिवाइडेड बाई बिगिनिंग हम करते हैं. तो ये आप प्राइस के साथ भी, मार्केट वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं और बिगिनिंग और एंडिंग प्राइस के साथ भी. 12 डिवाइडेड बाई 10 तो करेंगे तो 1.2 आ जाएगा. इसी तरह 21 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1.05 आ जाएगा. और 33 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो ये 1.10 आ जाएगा. लेकिन हमने कहा था कि ये एचपीआर बेसिकली रिटर्न उस तरह से नहीं है. एचपीवाई कैलकुलेट करने की हमें जरूरत पड़ती है, होल्डिंग पीरियड यील्ड. तो होल्डिंग पीरियड यील्ड इज एचपीवाई इज इक्वल टू एचपीआर माइनस 1. तो -1 करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा और 0.2 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 20% हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा और ये 10% हो जाएगा. लेकिन एक तो हमने ये एचपीवाई के कैलकुलेट किया, लेकिन हम साथ में चूंकि ये पोर्टफोलियो है तो इसके हम वेट भी असाइन करते हैं. ये पोर्टफोलियो में हमारे पास 3 रिटर्न, ए का रिटर्न है, बी का रिटर्न है, सी का रिटर्न है. लेकिन हमारा पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न क्या है वो ये नहीं बता रही. ये डिफरेंट 3 रिटर्न है. लेकिन हम एक रिटर्न कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक वे तो ये है कि हमने मार्केट वैल्यू स्टार्ट में भी जमा किया और एंड में भी जमा किया. तो एंडिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग, ये हमारा एचपीआर आ गया. -1 करेंगे तो ये 9.5% बन गया. लेकिन एक और तरीका वो ये है कि हम इनके वेट्स लेते हैं और वेट्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करते हैं. अब वेट्स कैसे फाइंड करेंगे, बिगिनिंग मार्केट वैल्यू. बिगिनिंग मार्केट वैल्यू 1 मिलियन, 4 मिलियन, 15 मिलियन, टोटल कितने हो गए 20 मिलियन. तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 20 मिलियन तो ये 5% हो गया. 4 मिलियन डिवाइडेड बाई 20 मिलियन ये 20% हो गया. और 15 मिलियन डिवाइडेड बाई 20 मिलियन तो ये 75% हो गया. तो 75, 20, 95, 5, 100% वेट आ गया. तो इन वेट को इन रेट के साथ, इन वेट को इन रेट, जिसको हम एचपीवाई कहते हैं, तो वेट और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे और इनको ऐड करेंगे तो ये भी 0.095 आएगा. इसका मतलब है 9.5%. इस तरह से भी वेटेड एचपीवाई फाइंड कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू के थ्रू भी हम 9.5% रिटर्न फाइंड कर सकते हैं. तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो रिटर्न है. और याद रखना कि पोर्टफोलियो रिटर्न में बेसिकली रिटर्न इनटू वेट, रिटर्न इनटू वेट, रिटर्न इनटू वेट, हम अगले लेक्चर में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन बहरहाल एचपीवाई के थ्रू, होल्डिंग पीरियड यील्ड के थ्रू हम पोर्टफोलियो रिटर्न इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट रिस्क्स के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. फंडामेंटल रिस्क्स जो कंपनीज फेस करते हैं, उनमें बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, एक्सचेंज रेट रिस्क है, कंट्री रिस्क है. इसके डिफरेंट पैटर्न में हम इस रिस्क को डिस्कस करते रहते हैं.
रिस्क से मतलब एक और लेक्चर भी है, वो मैं आपके प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप उसको भी ज़रा देख लेना और उसको भी सुन लेना। तो आप रिस्क के जो टाइप्स हैं उनके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसमें उस लेक्चर में बिजनेस रिस्क के फर्दर टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। उसमें बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को डिस्कस किया गया है। तो फाइनेंशियल रिस्क से ये रिलेटेड हैं और उसमें डिटेल से आप उसको सुन सकते हैं। तो बिजनेस रिस्क बेसिकली हमारा जो बिजनेस, जो भी कोर बिजनेस है, जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके थ्रू से जो इनफ्लो है, हमारा जो इनकम है, उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है, वो बिजनेस इनकम फ्लो का जो अनसर्टेनिटी है उसमें, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। सेल्स वोलेटिलिटी डिटरमाइन द लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क। हमारे सेल बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वो बिजनेस रिस्क है। क्या हम प्रोडक्ट को बेच सकेंगे, नहीं बेच सकेंगे, उसके फेयर वैल्यू पे बेच सकेंगे, नहीं बेच सकेंगे, तो ये बिजनेस रिस्क कहलाता है। दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क। ये है अनसर्टेनिटी काज्ड बाय द यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। जब हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं, जब हम लोन लेते हैं, तो हमें लोन पे एक फिक्स पेमेंट करनी होती है। अब वो पेमेंट्स हम कर सकेंगे या हम पेमेंट नहीं कर सकेंगे, वो बेसिकली स्टॉक होल्डर से पहले हमने क्रेडिटर्स को पे करना होता है। जब क्रेडिटर को हमने पे करना होता है, तो डेट के इस्तेमाल से जो स्टॉक होल्डर की इनकम है उसमें अनसर्टेनिटी आती है। जब उसमें अनसर्टेनिटी आती है तो वो ज़्यादा रिस्क प्रीमियम डिमांड करते हैं। जैसे जैसे हमारे बिजनेस में स्टॉक होल्डर से हट के बाहर का पैसा आता है, तो उनको रिटर्न पहले पे करना होता है। तो जो स्टॉक होल्डर के रिटर्न है उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा आती है, तो उस पर रिस्क प्रीमियम, तो एक तो रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा, ये रिस्क है, और एक हम क्या वो डेट पे कर सकेंगे, और डेट पे जो फिक्स पेमेंट है वो हम पे कर सकेंगे। तो ये इस टाइप के रिस्क फाइनेंशियल रिस्क कहलाते हैं। और इसी तरह लिक्विडिटी रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी जो कि सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में जब हम शेयर्स ट्रेड करते हैं, जब शेयर ट्रेड हमारा होता है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, लिक्विडिटी का मतलब कि हम इसको कैश में कितना इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक एसेट को कैश में, तो ये एसेट लिक्विड है। अगर नहीं कन्वर्ट कर सकते तो लिक्विड नहीं है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कन्वर्ट एन इन्वेस्टमेंट टू कैश, ये बेसिकली लिक्विडिटी की डेफिनेशन है। तो जितनी जल्दी कर सकते हैं लिक्विडिटी रिस्क उतना कम है, जितना लेट होगा उतना लिक्विडिटी रिस्क ज़्यादा कहलाएगा। हाउ सर्टेन इज दिस प्राइस दैट विल बी रिसीव्ड, कि वो प्राइस कितना सर्टेन है, उसकी फेयर वैल्यू पे वो कैश में कन्वर्ट होगा तो कम है लिक्विडिटी रिस्क, अगर नहीं होगा तो लिक्विडिटी रिस्क ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास एक्सचेंज रेट रिस्क है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्वायरिंग सिक्योरिटीज डोमिनेटेड इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इन्वेस्टर। एक्सचेंज रेट रिस्क बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये अनसर्टेनिटी तब होती है जब आपका बिजनेस जो है वो किसी और कंट्री में है और आपने जो प्रॉफिट लाना होता है वो किसी और कंट्री में लाना होता है। से फॉर एग्जांपल यूके का बिजनेसमैन पाकिस्तान में बिजनेस करने आता है और वहां से वो 1000 पाउंड लेके आता है। जब 1000 पाउंड लेके आया था तो उस वक्त रेट था कुछ, से फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि 150, एक पाउंड के बदले में 150 रुपीज़ मिल रहे थे। तो यहाँ उसने 1000 पाउंड के साथ 1.5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 1.5 लाख के बिजनेस में एक महीने में बेशक 1,70,000 उसके हो गए, लेकिन जब वो वापस लेके गया तो पाउंड का कीमत 175 था, तो उसको प्रॉफिट की बजाय बेसिकली लॉस हुआ। अब ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि उसको बिजनेस में तो प्रॉफिट हुआ लेकिन एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से उसका नुकसान हुआ है। द चेंजेस इन एक्सचेंज रेट अफेक्ट द इन्वेस्टर रिटर्न व्हेन कन्वर्टिंग एन इन्वेस्टमेंट बैक इनटू द होम करेंसी। जब होम करेंसी में कन्वर्ट किया तो उसको लॉस था, लेकिन जब जहां बिजनेस कर रहा था तो उसको प्रॉफिट हुआ था। तो ये एक्सचेंज रेट रिस्क है बेसिकली, जिसमें आप किसी और कंट्री में बिजनेस करते हैं तो आपने देखना होता है कि एक्सचेंज रेट किस तरह से फ्लक्चुएट करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से, इस एग्जांपल में अगर मैं कहूँ पाकिस्तान से कोई यूके में बिजनेस करने जाता है तो उसको प्रॉफिट न भी हो तो वो प्रॉफिट करके आ जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट रिस्क बहरहाल एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद है कंट्री रिस्क। इसी तरह कंट्री रिस्क के भी मतलब अगर आप किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो आपको कंट्री रिस्क को देखना होगा। अब पॉलिटिकल फैक्टर वहाँ पे कैसे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। अगर तो आप यूके से पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपका ये रिस्क बढ़ेगा, और अगर पाकिस्तान से आप यूके जा रहे हैं तो प्रोबेबली ये आपका रिस्क
कम होगा। लेकिन बहरहाल आपने इस रिस्क को भी देखना होता है कि पॉलिटिकल कंडीशंस वहाँ पे क्या है, तो आपने एक कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम ऐड करना होता है, इकोनॉमिक रिस्क प्रीमियम ऐड करना होता है। अगर आप किसी अनस्टेबल कंट्री में जा रहे हैं तो ये प्रीमियम बढ़ता है, और अगर आप स्टेबल कंट्री में जा रहे हैं तो ये प्रीमियम कम होता है। तो बहरहाल कंट्री रिस्क भी होता है और उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिस्क प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रिस्क प्रीमियम और फिर पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न, और उसके साथ इंशाल्लाह हम SML की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।